मैं फिटनेस में हूँ, बट मेरा बचपन में कभी भी फिटनेस की तरफ कोई झुकाव नहीं था। मी स्टूडियो बहुत थॉट के साथ स्टार्ट नहीं किया था। मी स्टूडियो डिडंट स्टार्टेड विद लाइक अ लॉट ऑफ थिंकिंग। अभी भी बहुत सारी लड़कियों को ऐसा लगता है कि अरे मीनल डंबल उठाएंगे तो डोले बन जाएंगे। अपना फिटनेस का गोल ये बनाओ कि वो आखिरी दिन जो होगा ना मेरी लाइफ का, उस दिन भी मैं किसी डंडे के सहारे पे नहीं जाऊंगा। मैं अपने मसल मास पे, अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ में आखिरी दिन तक टॉयलेट होकर आऊं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे द सिरोज टीवी पॉडकास्ट में। तो आज हमारे साथ है मीनल जी। मीनल जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे आपकी कहानी, आप किस बैकग्राउंड से आती हैं और अब तक का आपका सफ़र कैसा रहा और आपने फिटनेस की दुनिया में कैसे कदम रखा। Okay, तो मैं कैथल से बिलोंग करती हूँ। सो इट्स अ वेरी फेमस जोक ऑल्सो कि जब मैंने अपना एडमिशन लिया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो बहुत लोगों को पता ही नहीं था कि कैथल है क्या और कहाँ है कैथल। तो मैं लोगों को बोलती थी कि आई एम फ्रॉम कैथल, इट्स अ प्लेस नियर कैलिफोर्निया। सो यस, मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है कैथल। और आई हैड अ ग्रेट चाइल्डहुड विद माय पेरेंट्स बिकॉज अ वेरी लविंग एंड ऐसा वाला एटमॉस्फेयर जिसमें मेरे एल्डर ब्रदर भी है, मेरा एल्डर सिस्टर भी हैं और बहुत बहुत मस्ती के साथ जैसा होता है ना घर, वैसा वाला था। और हमारे घर में खूब वो कैसे कहते हैं, दूध दही घी, इसकी नदियाँ बहती थी। सो जो फिटनेस था मैं उसको आप उन चीज़ों को बाद में कंबाइन करूँगी इन डॉट्स को। सो यस, आई हैड अ ग्रेट चाइल्डहुड। और उसके बाद मैं फिटनेस में हूँ, बट मेरा बचपन में कभी भी फिटनेस की तरफ कोई झुकाव नहीं था। बस खाने पीने में बहुत झुकाव रहता था एंड आई वॉज ऑलवेज वेरी स्टूडियस। तो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया फॉर माय इकोनॉमिक ऑनर्स एंड वहाँ से बाद मैंने पुणे यूनिवर्सिटी में अपनी फाइनेंस में एमबीए की। और जैसे कि होता है वो कैंपस प्लेसमेंट हो गई मेरी। आई स्टार्टेड विद आईडीबीआई बैंक, देन आई मूव्ड ऑन टू एबीएन एमरो, फिर वो एबीएन एमरो आरबीएस हो गया। सो इस तरह से ऑलमोस्ट फॉर अ डेकेड आई हैव बीन इन लाइक बैंकिंग सेक्टर विच इज कॉर्पोरेट बैंकिंग। और कॉर्पोरेट बैंकिंग के दौरान ही मेरे दोनों बच्चे हो गए थे। उन बच्चों के बाद जब आप कॉर्पोरेट बैंकर होते हो, आप इतना सारा यू सी अ लॉट, यू मीट लॉट ऑफ पीपल एंड यू ट्रैवल अ लॉट। और आप बहुत बड़ी बड़ी डील्स करते हो, बहुत बड़े क्लाइंट्स के साथ बैठते हो। सो आई हैव सीन इट ऑल टाइप एंड एट अ वेरी यंग एज आई वाज एवीपी। एंड ये मैं बात कर रही हूँ 10-15 साल पहले की, व्हेन आई वाज एवीपी। So I was very young when I became AVP and I've seen so much. तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक फीलिंग होती है कि अच्छा मैंने ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, ये भी अचीव कर लिया। अब to complete myself and to complete my passion and to complete myself as an individual, I wanted to give back to the society. मुझे ऐसा लगा था कि अब मुझे क्या करना है सोसाइटी के लिए। मतलब ये सब तो मेरे को मिल गया है, अब मुझे क्या देना है, ऐसा क्या है जो मैं सोसाइटी को वापस दे सकती हूँ। तो वहां पर फिटनेस का एंगल आया। आई जस्ट रियलाइज कि मैंने अपने दोनों बच्चों के बाद बहुत जल्दी आई केम बैक टू माय ओरिजिनल वेट एंड आई वाज ऑलवेज वेरी एनर्जेटिक। और ये सारे कॉम्प्लीमेंट्स मुझे वैसे हमेशा मिलते ही रहते थे। एंड समथिंग लाइक आई जस्ट टर्न 43, आई डोंट लुक माई एज, एंड ये सारी चीज़ें मुझे हमेशा से बोली जाती थी। सो मुझे ऐसा लगता था कि ऐसा वाला कुछ जो मेरे अंदर है और जो मैं वापस सोसाइटी में दे सकती। सो दैट्स हाउ मी स्टूडियो स्टार्टेड एंड द ओनली मोटिव for which I started Me Studio was कि सभी लेडीज बच्चा होने के बाद अपनी लाइफ एकदम से इतनी चेंज हो जाती है और उसके बाद उनको ऐसा आप पूरा का पूरा अपने बच्चों पे डिवोटेड हो जाते हो और उसमें आप कहीं ना कहीं अपने आप को भूल जाते हो। और फिर उसके बाद बहुत जल्दी आपको फिटनेस में प्रॉब्लम आने लग जाती हैं और प्रॉब्लम्स गो वेरी डीप। मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम अर्थराइटिस, आपकी बोन हेल्थ खराब हो रही है, डायबिटीज हो जाना, डायस्टेस्टी रेक्टाई हील नहीं होना, बाद में उसका हर्निया की प्रॉब्लम हो जाना। उसके बाद बहुत टाइम तक तो आप डिप्रेशन में ही आ जाते हैं बिकॉज यू डू नॉट रिकॉग्नाइज आप एक लड़की सी होते हैं और उसके बाद आपके अगर आप 20-25 किलो वेट आप गेन कर लें और आप ओरिजिनल अपने वेट पे ना जा पाए तो आपको आप अपने आप को इमेज से रिलेट ही नहीं कर पाते। सो वो वाला एक डिप्रेशन हो जाना,
सो माई होल आइडिया वॉज कि आप ये सब करते हुए भी, इसके साथ भी फिट हो सकते हैं। आप बहुत बिजी भी रह सकते हैं, आपकी लाइफ भी स्ट्रेसफुल हो सकती है, लेकिन वो एक छोटा सा टाइम जो आपको अपने लिए निकालना है, वो आपको जरूर निकालना है, सो दैट यू एज अ पर्सन आर हैप्पी। अगर आप खुश होंगे, अगर आप कंप्लीट होंगे, अगर आप हेल्दी होंगे, तभी तो आपसे सोसाइटी, आपका घर, आप सब कुछ आपसे ही तो फ्लो कर रहा है। If you are not healthy, you are not happy with what you have achieved or what you are doing, तो आप अपने बच्चों को आगे क्या सिखाएंगे? So this is very funny that my son in one of his school things, जब पूछा जाता है ना बच्चों से कि what is your mother and all that, so my son said my mother is like very happy mother. मतलब I was so happy because मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं वो मैंने अचीव किया। I don't want my kids to talk anything else. मुझे तो ऐसा लगता है घर में आप अपने बच्चों को एक खुश वाला माहौल दो, वो बहुत जरूरी है। मतलब आपको अपने ऑफिस से, अपने कहीं से भी आकर वो स्ट्रेस नहीं घर में दिखाना है, मस्ती घर में दिखानी है। अपने बच्चों को एक हेल्दी, हैप्पी, फिट माहौल देना है, वो बहुत जरूरी है। तो मैंने मी स्टूडियो स्टार्ट किया। मी स्टूडियो बहुत थॉट के साथ स्टार्ट नहीं किया था। मी स्टूडियो डिडंट स्टार्टेड विद लाइक अ लॉट ऑफ थिंकिंग। मी स्टूडियो एक्चुअली केम आउट ऑफ अ chaos। मतलब मेरे माइंड में इतना सब कुछ करने का था, एंड देन आई जस्ट थॉट लेट मी जस्ट गेट स्टार्टेड। तो मीनल पाठक से मी स्टूडियो बन गया, बस ऐसे ही बन गया। तो मैंने कॉर्पोरेट्स भी बहुत स्टार्ट किए। सो कॉर्पोरेट वेलनेस प्रोग्राम्स इसलिए स्टार्ट किए क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि लेडीज के पास घर जाके टाइम ही नहीं होता है। मतलब वो अपने ऑफिस के बाद उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो घर जाके अलग से वर्कआउट्स करे। तो हमने कॉर्पोरेट वेलनेस प्रोग्राम स्टार्ट किए, फ्रॉम योगा, जुम्बा, पिलाटेस, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, सब कुछ ऑफिस के फ्लोर पर ही करवाते हैं हमारे ट्रेनर्स। सो जिससे आप अपने ऑफिस के टाइम में बीच में अपना 30-40 मिनट्स का किसी भी तरह का वर्कआउट कर पाओ, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो साउंड हीलिंग हो, बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो हम करवाते हैं। सो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड। और उसके बाद मेरा अपना स्टूडियो खोलना भी उसका एक नेचुरल वे था कि मुझे ऐसा लगा कि सभी लड़कियां हैं, तो और वो सभी लोग जिनको ऐसा लगता था, बहुत सारे मिथ थे तब सोसाइटी में, 10-12 साल पहले की बात कर रही हूँ, कि अब तो बहुत सारी गर्ल्स जिम जाती हैं, तब कोई जिम नहीं जाता था, कोई वेट्स भी नहीं उठाता था, सबको ऐसा लगता था कि हम बल्कि हो जाएंगे। और अभी ये मिथ है मार्केट में, अभी भी बहुत सारी लड़कियों को ऐसा लगता है कि अरे मीनल डंबल उठाएंगे तो डोले बन जाएंगे। मेरे ख्याल से मैम सबको सुनने को मिलता है। हाँ। कि हम लोग भी एज अ फ्रेंड कभी सोचते हैं ना कि यार चलो जिम चल लेते हैं। हाँ। तो वहाँ भी हमारे आसपास के दोस्ती बोलते हैं, अरे तुम जिम जाके एक्सरसाइज करोगी, वर्कआउट करोगी, ऑलरेडी पतली हो, क्या करोगी इतनी एक्सरसाइज करके। तो मतलब एक होता है ना कभी हम खुद भी सोचने लग जाते हैं, यार हमारी खुद की भी तो लाइफ है। एग्जैक्ट, हमें खुद के लिए भी तो कुछ करना है। बिल्कुल यही बात। मतलब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आप कैसे उन लोगों को प्रेरित करते हो, मोटिवेट करते हो कि वो उस फील्ड में जाए? सो द आइडिया हियर इज कि यहाँ पर ना, ये वाली बात जो आपने बोली ना कि मैं भी हूँ ना, आपको अपने लिए ही खड़ा होना है, ये बहुत जरूरी है। कम लड़की सोच पाती। हाँ, लेकिन पॉइंट इज कि अब सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं, जैसे आपने यही बताया कि शिरोज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप ऐसे सभी एसिड अटैक विक्टिम्स को इकट्ठा करके एक फोर्स बना के आगे की तरफ पुश कर रहे हैं। ऐसे समाज में ऐसी चीजें चाहिए हमें जहां पर, बिकॉज आपको पता है ये बहुत मतलब दिस इज वेरी डिसहार्टनिंग और बहुत दुख होता है मुझे बताते हुए, लेकिन बहुत सारे ट्रेनर्स बोलते हैं ये बात कि आप बाइसेप्स ट्राइसेप्स करके क्या करोगे, आप बाइसेप ट्राइसेप करोगे तो आपकी अपर बॉडी चौड़ी हो जाएगी। मतलब ये सब मिथ्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और आपको एक बात मैं बताऊं, लड़कियों को शायद लड़कों से ज्यादा प्रोटीन खाने की जरूरत है, बिकॉज हमारी जो लाइफ प्रोसेसेस होती है वो बहुत डिफरेंट होती है। हम एक पूरा बच्चा अपने अंदर से निकालते हैं। सो आप इमेजिन करिए हमें उस टाइम पे प्रोटीन की कितनी जरूरत है। आपकी पूरी बॉडी तो प्रोटीन से बनती है, आपकी स्किन, हेयर, हर चीज, आपका बॉडी बिल्डिंग फूड है प्रोटीन, है ना। लोगों को ये लगता है कि औरत लास्ट खाती है, बचा कुचा घर का खाना खाती है। हमें ये पूरी सोच बदलने की जरूरत है। वो औरत जो आपके घर में एक नया जीव लेकर आ रही है, नया बच्चा लेकर आ रही है, उसको तो बहुत सही डाइट की बहुत ज्यादा जरूरत है, उसका न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको बात, ये जो फिटनेस की बात बताई ना, लड़कियों को लगता है कि उनको सिर्फ वॉक करनी चाहिए या कार्डियो करना चाहिए, बट ये दोनों तीनों चीजें ही, चाहे आप वॉक करते रहें या आप रनिंग करें या आप कार्डियो करें, ये मसल खाता है। आप वो वर्कआउट कर ही नहीं रहे जो मसल बनाएगा। आपको 40 के बाद जितने भी फिनोमिनास होते हैं ना, ये बोन डेंसिटी वीक हो जाना, सार्कोपीनिया हो जाना, ये सारे अर्थराइटिस और ये सारी प्रॉब्लम्स गर्ल्स को आती ही इसलिए क्योंकि कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता ही नहीं। नेचुरली मैन की बॉडी में मसल मास ज्यादा होता है और लड़कियां ने
काम बहुत करना है, मसल का यूज बहुत करना है, और उसके ऊपर उनको ऐसा लगता है कि वेट लॉस के लिए हमें सिर्फ कार्डियो करना है, मसल बिल्डिंग की बात ही नहीं आई। ये चीज हमें सिखानी है कि अरे आपको भी उतना ही वजन और शायद थोड़ा ज्यादा वजन उठाना है, सो दैट आपका भी तो मसल बिल्डिंग हो। आपको उनसे थोड़ा ज्यादा प्रोटीन खाना है, क्योंकि आपको मसल प्रिजर्व करके भी रखना है। आपके हार्मोन्स इस तरह से हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं कि हमें वो मसल प्रिजर्वेशन की जरूरत ज्यादा है, हमें ज्यादा प्रोटीन खाना है, ज्यादा वर्कआउट करना है, और टू एन एक्सटेंट हमें रिलैक्स्ड भी ज्यादा रहना है, हमें अपनी स्लीप भी कंप्लीट करनी है। ये सब कुछ इतना कोरिलेटेड है कि आपके सारे के सारे हार्मोन्स की परफेक्ट फंक्शनिंग के लिए, आपकी स्लीप, आपकी रिकवरी के लिए, आपका वर्कआउट, आपकी खाना, ये सब इंटर रिलेटेड है, और आप इसमें से किसी भी चीज को निगेट नहीं कर सकते। यू नो, लॉट ऑफ पीपल थिंक कि अरे मैं डाइट सही ले रही हूँ, मैंने वर्कआउट भी किया है, फिर भी मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है। अगर आप स्ट्रेस्ड हैं, अगर आप किसी भी चीज से आपका कॉर्टिसोल हमेशा हाई रहता है, तो आपकी बॉडी फैट लॉस करेगी नहीं, वो फैट छोड़ेगी नहीं। सो यू हैव टू बी वेरी काम, कंपोज। आपकी बॉडी रिकवरी मोड में आनी चाहिए, आपकी एक रिलैक्स स्लीप होनी चाहिए। यू शुड बी हैप्पी फ्रॉम इनसाइड फॉर इवन अ वेट लॉस। आपके फैट लॉस के लिए भी आप एक खुश, आपकी बॉडी में एक हैप्पी फील होना चाहिए while doing all of this। और वहीं पर you would have seen people who struggle with weight loss, they'll be like yo-yo dieting, कभी कार्ब्स छोड़ दिया, कभी ये एक डाइट पूरा का पूरा एक फूड ग्रुप छोड़ दिया। ये सब आंसर ही नहीं है। आंसर इज जस्ट स्टेइंग कंसिस्टेंट, मतलब अपने वर्कआउट्स के साथ कंसिस्टेंट रहो, अपने लाइफस्टाइल के साथ कंसिस्टेंट रहो, और बस खुश रहो, मस्ती करो, सब हो जाएगा। ऑल फॉल इन द, एवरीथिंग इज गोना फॉल इन द वे इफ योर बेसिक्स आर राइट। लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि एक महीने हम वाटर डाइट पे आ जाएंगे, ये कर लेंगे, बॉडी गोज इनटू अ स्टारवेशन मोड, और वहां अगर आपने अपने मेटाबॉलिज्म को किल कर दिया ना, तो फिर वो मेटाबॉलिज्म उठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो डोंट फॉल फॉर एनी ऑफ द शॉर्टकट्स। वो एक बहुत लंबा रास्ता होता है ना जो कठिन वाला, वही लेना है, क्योंकि रिजल्ट वही आएगा और वही रिजल्ट टिकेगा भी। ये आपने देखा ना, वो बहुत लोग जो बहुत ऐसी डाइटिंग करके 4-5 किलो लूज भी कर लेते हैं एक 2 महीने में, और कितनी जल्दी वो वेट वापस आ जाता है, बिकॉज वो आपका कंसिस्टेंट सस्टेनेबल खाने का ढंग है ही नहीं। आप जिस ढंग से खाते हैं आप उसी ढंग से खाइए, जिस ढंग से आप रहते हैं आप उसी ढंग से रहिए। उसमें थोड़े से ट्वीक्स कीजिए कि आप कैलोरी डेफिसिट में आ जाएं, साथ में वर्कआउट ऐड कर दीजिए, बस। और उसके बाद आप देखिए ये लाइफस्टाइल चेंजेस गोज द लॉन्ग वे, क्योंकि फिटनेस का मतलब सिर्फ वेट लॉस नहीं है, ये तो एक बहुत छोटा सा, मैं तो बोलती हूँ एक बाय प्रोडक्ट है। फिटनेस का मतलब ये है कि आपकी पूरे दिन आप कितने तरोताजा रहते हो, क्या एनर्जी रहती है आप में, आप पूरे दिन अपना सारा काम किस मस्ती से करते हो, खुश रहकर करते हो। या फिर आपने देखा बहुत सारे लोग होते हैं सारा दिन कंप्लेन करते हैं, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं लग रहा, ये खराब है। अरे ये भी मैं तो बोलती हूँ, ये आपकी मेंटल फिटनेस बहुत बड़ा पार्ट है फिटनेस का। आप मेंटली कितना खुश रहते हैं, काम रहते हैं, और आपके आसपास सब कुछ कियोस में भी है, लेकिन आप अंदर से शांत है, वो आपका इमोशनल स्ट्रेंथ, ये सब फिटनेस ही है। मतलब फिजिकल फिटनेस इज वन पार्ट, बट उसके साथ साथ आपकी मेंटल वेलनेस, आपकी स्ट्रेंथ कितनी है इमोशनली किसी भी पैनिक को या किसी भी ट्रॉमा को झेलने की, वो है रियल फिटनेस। एंड ऑल ऑफ दिस अगेन गो टुगेदर and make you a complete person, a complete human, a complete picture of who you actually are. आप खुश रहने के लिए एक्सरसाइज वगैरह ये सब करती हैं? होता कैसे है कि आप देखा, अगर आप एक जगह बैठे रहते हैं, बहुत देर तक बैठे रहते हैं, तो बॉडी थोड़ी सी स्टिफ सी हो जाती है, थकान सी हो जाती है। ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि वी गाइस आर मेड फॉर मूवमेंट। हम पेड़ नहीं है जो एक जगह रहेगा। हमारी जो बॉडी है, हमारे जो सिस्टम है, हमारा जो हॉर्मोन्स है, वो मूवमेंट के लिए बनाए हैं, है ना। आप देखिए, कहीं आप एक बार आप किसी बात से दुखी हैं, सोचे जा रहे हैं, उसी जगह पे बैठ के सोचे जा रहे हैं, अगर उस चीज को, उस पैटर्न को तोड़ दो, आफ्टर दोस 2 hours ऑफ सिटिंग एंड रूमिनेटिंग एंड थिंकिंग कि क्या करना है, कैसे करना है, 2 घंटे बाद उठ जाओ, कोई मस्ती वाले 2-3 गाने लगा लो टीवी पे, और उसके साथ डांस करके देख लो, और फिर देखो आप 15 मिनट में आप कैसा फील करते हो। बॉडी में आपके पूरे फील गुड हॉर्मोन्स, दे आर थम्पिंग एंड थम्पिंग, आप खुश हो जाते हो अंदर से। क्या है ये? जादू ही है। आई ऑलवेज से रियल मेडिसिन इज द मूवमेंट। When you move, your body is producing all those feel good hormones, चाहे आपका डोपामिन हो। आजकल people are running towards cheap dopamine, मतलब वो जो एक ये होता है ना मोबाइल का, ये सब 2-3 घंटे वीडियो, वो फटाफट एक सेकंड में रील स्क्रॉल करना, दिस इज जस्ट अ डोपामिन रश।
है ना। और इसी तरह से शुगरी ड्रिंक्स, चॉकलेट्स, ये सब वही है। असली असली सेरोटोनिन एंड एंडोर्फिन्स, ये जो रियल फील गुड हॉर्मोन्स है ना, ये बनते हैं आपके वर्कआउट से, मूवमेंट से। और बहुत जरूरी नहीं है कि हर दिन ही कोई बहुत ही तगड़ी मूवमेंट करनी है। अच्छा मजा नहीं आ रहा, कानों पे बढ़िया से गाने लगाइए, नेचर में निकल जाइए, पार्क में, पेड़ों के बीच में मूवमेंट, जस्ट वॉक करिए, आप इतना लाइट हो जाएंगे, आपको इतना अच्छा लगेगा। वो नेचर से जो आपका कनेक्शन है वही आपको हील कर देगा। मुझे ऐसा लगता है कि एक शॉर्टकट है टू फील गुड विच इज मूवमेंट। एंड ऑब्वियसली अगर आपको किसी और चीज से परेशानी है तो आप जो भी उसका इलाज हो सकता है वो करवाइए, बट वैसे अगर आप सारा दिन कोई मूवमेंट कर ही नहीं रहे हैं तो शॉर्ट आप बीमारी को तो बुला ही रहे हैं, किसी ना किसी ढंग से तो आ ही जाएगी घूम फिर के आपके पास। इतना सब कुछ आपने बताया, मैं शायद इस चीज को ना बहुत सारे दोस्तों को कहना चाहूंगी कि वर्कआउट शुरू कर दे। क्योंकि बहुत मतलब जरूरी है। आजकल हम लोग देखते हैं ना, कुछ सारे फ्रेंड ऐसे हैं कि खाना खाते बिस्तर में चले जाते हैं। तो उनको वर्कआउट करना चाहिए, अपनी बॉडी का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम लोग फिट दिखें और फुर्ती आनी चाहिए शरीर के अंदर। और बहुत जरूरी है कि खाना खाने के तुरंत बाद एक हल्का सा वॉक किया जाए, ब्रिस्क वॉक नहीं, बहुत तेज तेज नहीं, बट हल्का सा वॉक किया जाए। वो आपके डाइजेशन के लिए भी अच्छा है, वो इसलिए भी अच्छा है कि अगर आप थोड़ा सा वॉक करके अपने फूड को अच्छे से डाइजेस्ट करेंगे तो आपकी नींद भी बहुत अच्छी आएगी, आपकी बॉडी को भी हेल्प होगी अच्छे से खाने को पचाने में। तो बहुत जरूरी है कि खाना खाने के बाद थोड़ा सा हल्की सी वॉक कीजिए, चाहे बातें करते करते कीजिए, सोशल वॉकिंग करिए, बट जरूर हल्का सा मूवमेंट जरूर कीजिए। और वो आपके ऑब्वियसली फैट और वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा है कि वो सारा का सारा एकदम से आपकी बॉडी को लगेगा नहीं, वो धीरे धीरे लगेगा। आपका इंसुलिन भी एकदम से स्पाइक नहीं होगा, आपका इंसुलिन भी धीरे धीरे बैलेंस होगा। सो यू विल नॉट गेट दैट रश एंड अ हिट, बैलेंस होगा। तो इट्स अ सिंपल हैक। हम हमेशा ये बताते हैं कि खाना खाने के तुरंत बाद एकदम से सोइए या बैठिए मत, थोड़ा सा हल्का सा मूवमेंट करिए। मैं तो इतना खाती हूँ, मेरे तो शरीर में ही नहीं लगता है। यू आर मैं ब्लेस्ड। मोटी नहीं होती, मैं सोचती मेरे दोस्त इतने हेल्दी है, मैं भी थोड़ी सी हो जाऊं, पर मैं हो ही नहीं पाती हूँ। कोई बात नहीं, थोड़ी वेट लिफ्टिंग स्टार्ट कीजिए, मसल मास करती बनाइए। हूँ, पता है फिर मजाक भी उड़ाते हैं। मैं जैसे जिम वगैरह जाती हूँ तो मेरी ही घर में है, मेरी बहन है, मेरे भाई हैं, तो कहते हैं जिम जाने लगी हो और जिम जाके क्या करोगी, जरूरी थोड़ी ना है जिम जाना, तुम लड़की हो, अरे, तो हंसते हैं। तो मुझे कभी कभी लगता है यार, मेरी खुद की लाइफ है, जो मुझे अच्छा लगेगा वो मुझे करना चाहिए। बिल्कुल। और तो क्या कभी आपको ऐसा कुछ सुनने को मिला या कभी आपके सामने कोई ऐसा पॉइंट आया? आइडिया हियर इज द टू थिंग्स। वन, हमेशा हमें कई बार ऐसा लगता है, और ये डाउट दूसरों के लिए क्या, हमारे भी माइंड में कभी कभी ऐसा डाउट आता है कि अरे यार, बड़े दिनों से काम चल रहा है, मैं सही खा रही हूँ, वर्कआउट भी कर रही हूँ, सो फिर रही हूँ, वो बॉडी में चेंज नहीं दिख रहा। तो वो ऐसा नहीं है कि बॉडी में चेंज हो नहीं रहा है, जी। बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं और बहुत अच्छे चेंजेस हो रहे हैं, बट इट टेक्स टाइम फॉर योर बॉडी टू शो दोज रिजल्ट्स। सो आपको तब तक अपने आप को कंसिस्टेंट रखना है। मैं आपको एक थ्योरी सिखाती हूँ, टिश्यू रोल की थ्योरी है, ये बड़ा इजी होता है लोगों को एक्सप्लेन करना। जैसे हमारे टॉयलेट रोल्स होते हैं, हाँ। उसके अंदर ऊपर से आप एक पेपर उतारो, 2 पेपर उतारो, 3 पेपर उतारो, एक हफ्ते तक आपको ऐसा लगता है कि टिश्यू रोल का साइज उतने का उतना ही है जितना था, जितना स्टार्ट हुआ, और ऐसा नहीं है कि वो यूज नहीं हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन सडनली आफ्टर अ मंथ, 1-1.5 महीने बाद एकदम से ऐसा लगता है अरे ये तो खाली हो गया। जी। तो हमारी बॉडी में भी ऐसा ही है, धीरे धीरे काम चल रहा है, और हर किसी की बॉडी बहुत डिफरेंट होती है दूसरे बॉडी के, मतलब किसी का रिजल्ट किस लेवल पे आ रहा है, किसी का रिजल्ट किस लेवल पे आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे इजी किलर जो आपकी हैप्पीनेस का है ना, वो कंपैरिजन है। सबसे पहले तो आप अपना कंपैरिजन किसी से करना ही छोड़ दीजिए, चाहे वो आपके फिटनेस के मामले में हो, चाहे वो आपकी लाइफ की सक्सेस के मामले में हो, चाहे आपके करियर के मामले में हो, चाहे फैमिली के उसमें हो। एंड आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि इनफैक्ट बच्चों में भी, आपके अपने बच्चों में भी आपको कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। उससे आप उन लोगों में, दोनों में एक प्यार की भावना की जगह एक कंपैरिजन की भावना डाल रहे हो। वो एक दूसरे को एज अ सपोर्ट करने की जगह वो आगे निकल रहा है, आप उसको इतना कर रहे हैं, ये करना ही क्यों है? दोनों को एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल बनाओ, सेपरेट। सो एक तो इस बात से कंपेयर ही मत करो कि मेरे को उसका इतना हो गया, मेरा इतना हो रहा है। ये आपकी अपनी बॉडी है, ये आपका अपना टेम्पल है रेदर। तो आप इसके लिए काम करते चलो, और आपको पता है आपको कब तक काम करना है, उस आखिरी दिन तक, क्योंकि आपको अपना टॉयलेट यूज खुद करना है। आप सोचो ना, आपका रियल फिटनेस क्या हुआ? ये हुआ ना कि आखिरी दिन तक आप उठ के अपने बेड से अपने टॉयलेट तक गए थे। और हमारे अभी
अभी ये सब आ रही है, अभी ये सब ये सारी जागृति आ रही है, बहुत सारे लोग इस चीज को समझ रहे हैं। नहीं तो पहले कैसे होता था, 60-70 साल की उम्र में ही एक अम्मा जी का एक दीवान होता था या एक बाबा जी का एक दीवान होता था। बाबा जी वहां पूरा पूरा दिन बैठे रहते थे, बाबा जी को कोई डंडी के साथ या कोई पकड़ के टॉयलेट ले जा रहा है। तो अपना फिटनेस का गोल ये बनाओ कि वो आखिरी दिन जो होगा ना मेरी लाइफ का, उस दिन भी मैं किसी डंडे के सहारे पे नहीं जाऊंगा, मैं अपने मसल मास पे, अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ में आखिरी दिन तक टॉयलेट होकर आऊं। ये मतलब आपको किसी पे बोझ नहीं बनना है, आपको किसी के ऊपर भार नहीं बनना है, आप अपना बोझ खुद उठा सकते हो। ये ही है असली फिटनेस। तो इसमें ये छोटा मोटा वेट लॉस और ये सब तो कहीं फिगर होता ही नहीं है। सो एवरीबॉडी हु सेज कि अरे तो इतने दिनों से जा रही है, ये कर रही है, क्या रिजल्ट आ रहा है, तो उनको पता ही नहीं है कि फिटनेस ये है ही नहीं। ये अभी 1-2 महीने में आप कैसा दिख रहे हो या कैसा दिखोगे 1 साल में, वो उस फिटनेस के लिए आप काम ही नहीं कर रहे हो। आप काम कर रहे हो अपनी लॉन्जेविटी के लिए, आप काम कर रहे हो अपनी पूरे दिन की एनर्जी के लिए। वो फैक्टर्स वो लोग समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो फैक्टर्स उन लोगों को भी पता ही नहीं। सो फॉर मी आई रियली फील कि आपको, यू आर नॉट आंसरेबल टू एनीवन। आप किसी को भी अपना क्या कर रहे हो और क्यों करते हो आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आपको किसी से अपना सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए कि आप क्यों क्या कर रहे हो। आपको किसी का अप्रूवल नहीं चाहिए वो अचीव करने के लिए जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो। जस्ट गो फॉर इट। मैम आपने भी बताया, आपने बोला कि आप फिटनेस की दुनिया में आए, आपने बैंकिंग का सेफ करियर छोड़ के फिटनेस की दुनिया में कदम रखा, वो फैसला बहुत बड़ा था आपके लिए। हाँ। तो ऐसा कौन सा पॉइंट था जिस पल आपको लगा कि मुझे इसी लाइन में अपनी पहचान बनानी है? I know that it was very difficult because lot of people in मेरे फैमिली में ही बहुत लोगों ने बोला कि ये इतना पैसा सर पे चढ़ गया है। Because I was earning very well and as an investment or corporate banker you earn a lot. So but ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मतलब मेरी इतने सालों की स्ट्रगल देखकर उनको समझ आता है कि ये बहुत सही डिसीजन था। देखो उसमें 2-3 फैक्टर्स थे। आई विल नॉट से कि वो पूरा ही ये डिसीजन इस बात पे था कि मुझे फिटनेस के फील्ड में ही जाना है। आई ऑल्सो वॉन्टेड टू हैव, मतलब लाइक आई सेड कि आई वॉजंट आंसरेबल टू एनीवन फॉर डूइंग व्हाट आई एम डूइंग। सो वन ऑफ द रीजन वाज ऑल्सो स्पेंडिंग सम टाइम विद माई फैमिली एंड आई बिलीव कहीं ना कहीं लाइफ में आपको ये स्टेप लेना पड़ता है। कोई तो लेता ही है स्टेप में कि आप अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा एक स्टेप बैक होते हैं कि वो बहुत छोटे हैं, तो उनकी खुशी से ज्यादा आप अपनी खुशी के लिए उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते हो, ऐसा टाइम जिसमें आप यू हैव अ गुड वो। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं से मैं अपना काम भी कर सकती हूँ, सोसाइटी के लिए भी कुछ कर सकती हूँ और अपने बच्चों का भी साथ ले सकती हूँ, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि वो एक बार बड़े हो जाएंगे तो वो वाली यादें दोबारा नहीं बन पाएंगी उनके साथ, है ना। और इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसके बाद और बच्चे करें, तो मुझे ऐसा लगा कि ये टाइम है टू स्पेंड टाइम विद माई किड्स। तो हाँ, आई डिड इट एंड आई थिंक इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। और मैं लोगों को ये बात बोलती हूँ बिकॉज बहुत सारे लोग इस बात से इंस्पायर्ड होते हैं और उनको ऐसा लगता है कि ठीक है हम भी करते हैं ये काम, हम भी जॉब छोड़ते हैं। और मैं उनको बोलती हूँ कि प्लीज मेक श्योर कि आप जो करना चाह रहे हैं आप रियली उस काम के लिए इतना पैशनेट हैं कि आप अपनी जॉब छोड़ के उसको सक्सेसफुल कर लेंगे, बिकॉज कुछ भी इजी नहीं है। एंड आई वुड रियली से कि एंटरप्रेन्योरियल जर्नी बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। आपको हर दिन बहुत सारे नए ऐसे रिस्क टेकिंग इज वन पार्ट ऑफ इट, बट आपको हर दिन बहुत सारे नए ऐसे चैलेंजेस मिलते हैं जिनके बारे में आपने सोचा तक नहीं हो, जो आपके माइंड में भी नहीं कभी आए होते कि ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी कभी हो सकता है। सो यू हैव टू कीप फाइटिंग एवरी डे। जॉब में आपके पास बहुत सिक्योरिटी होती है, कि बाय द एंड ऑफ द मंथ ये सैलरी आनी है, बट एंटरप्रेन्योरियल जर्नी की भी एक फायर होती है। यू रियली एंजॉय दैट जर्नी, यू गेट दैट क्या कहना चाहिए कि वो आपको एक अंदर एक कीड़ा होता है जो आपको बैठने नहीं देता, जो सारा दिन आपको पुश करता है टू अचीव मोर, टू डू समथिंग। सो आई थिंक आई हैड दैट एंड I kept on going. There are a lot of times when I felt कि मुझे शायद बैंकिंग वापस चला जाना चाहिए, और I will not deny कि ऐसा अभी भी नहीं होता है। There are so many times जब मुझे अभी भी कई बार ऐसा थॉट लग जाता है कि अगर मैंने बैंकिंग ही किया होता तो अभी और 10-12 सालों में मैं कहाँ पहुँच चुकी होती। It's a part and parcel of life, you have all these thoughts, but मुझे ऐसा लगता है कि what I have achieved and what I am doing
is far more than what I could have done in the corporate banking or a banking space. वो सारी छोटी-छोटी बच्चियां जो like who are teenagers and who are struggling with problems of PCOS and PCOD, जब मैं उनको हेल्प कर देती हूँ और वो उन चीज़ों से completely बाहर आ जाती हैं, तो उनकी मदर्स जब आके मुझसे बात करती है या वो बच्चियां ही खुद मुझसे बोलती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है. मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सोसाइटी में एक छोटा सा इम्पैक्ट क्रिएट किया जो मैं चाहती हूँ. So, you know, when girls become fit and they feel good, वो सभी लड़कियां जो कंसीव नहीं कर पा रही होती हैं और वो आफ्टर द वर्कआउट्स एंड अच्छी डाइट के बाद वो कंसीव कर लेती हैं, नॉर्मली कंसीव हो जाता है, तो फिर उनके जो मैसेजेस होते हैं जो वो बोल के जाती है वो बहुत टची होता है. एंड देन यू नो समवेयर आपको ऐसा लगता है कि ठीक है, सब बढ़िया है, सब जो किया वो सब अच्छे के लिए किया. यू नो, सो ऑल दस छोटा हर दिन का ये यू नो प्यार जो है सभी लोगों का, इट कीप्स यू गोइंग. मैम, हम बदलाव की बात करते हैं, कहीं ना कहीं जब हम बदलाव की बात करते हैं, क्या आपको लगता है कि वो बदलाव हम ला पा रहे हैं समाज में? क्योंकि जो कंफर्ट जोन हमें बचपन से मिला है, कहीं ना कहीं वो हमें उससे बाहर निकालता है. और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं महिला उस चीज को ज्यादा फेस करती है, उस डर को ज्यादा फेस करती है, महसूस करती है. तो आपको क्या लगता है कि हम जो मैसेज समाज को दे रहे हैं या हम मिलके जो समाज को मैसेज दे रहे हैं, क्या उन तक वो जा रहा है या उन तक हम पहुंचा पा रहे हैं? बिल्कुल. एंड आई फील कि बहुत सारे लोग इस बात से बहुत इनसिक्योर भी होते हैं. एंड द मैसेज नाउ इज वेरी लाउड एंड क्लियर. मतलब जस्ट टू से कि आजकल के तो स्पिरिचुअल गुरु भी ऑनलाइन ये बोलने लग गए हैं कि लड़कियों की शादी 14 साल में हो जाती थी तो बड़ा अच्छा होता था, वो आराम से एडजस्ट कर लेती थी. अब 25 साल तक शादी होती है तो इधर उधर यू नो क्या क्या बोलते हैं. इट्स वेरी यू नो डिसहार्टिंग. मुझे बहुत दुख होता है इन सब बातों को सुन के. बट आई लिटरली फील कि इतने संघर्ष के बाद अब गर्ल्स अपने उस सिस्टम के, वो समाज का सपोर्ट लेकर आगे निकल पा रही है. नाउ इवन पेरेंट्स नो दिस कि लड़की को भी उतना ही पढ़ाना है जितना लड़के को पढ़ाना है, बिकॉज उसका भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना उतना ही जरूरी है जितना उनका बेटे का जरूरी है. और लड़की की सिर्फ शादी ही एक लास्ट गोल नहीं है, लड़की का अपना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना गोल है. क्योंकि अगर वो इंडिपेंडेंट होगी तो वो अपनी चॉइस से एक सशक्त और बढ़िया लड़के को भी चुन भी सकती है और ना भी चुने. शी डजंट नीड अ मैन टू कंप्लीट हरसेल्फ, राइट? तो मुझे ऐसा लगता है कि सोसाइटी में ये बहुत जागरूकता आ चुकी है, बहुत सारी गर्ल्स इस बात को समझ चुकी हैं, बहुत सारे पेरेंट्स भी इस बात को समझ चुके हैं. लेकिन हैविंग सेड दैट, आई डोंट फील कि ये अभी और चेंज की जरूरत नहीं है. आई ट्रूली फील कि अभी हमें बहुत और काम करना है. इनफैक्ट हमारे जो ग्रास रूट्स लेवल है, ग्रामीण इलाके है, वहां पर हमें बहुत ऐसा काम करने की जरूरत है जहां पर अभी भी कहीं कहीं जगह पे ये माना जाता है कि लड़की बोझ है. और जस्ट बिकॉज आई बिलोंग टू हरियाणा, आई स्टिल नो लॉट ऑफ पीपल स्टिल हैव दिस माइंडसेट. सो यस, अभी और बहुत काम करना है इस जगह पे, लेकिन हम काम करते रहेंगे एंड आई एम वेरी श्योर कि और चेंज आता रहेगा. बट मुझे इस बात पे ये जरूर कहना है गर्ल्स को कि आप स्ट्रॉन्ग बने रहिए, बिकॉज दुनिया में और बहुत लोग हैं जो आपको तोड़ना चाह रहे हैं, तो आप खुद तो मत टूटिए. यू स्टे स्ट्रॉन्ग एंड यू कीप शाइनिंग. क्योंकि उनको ना शुरू से वही सिखाया जाता है ना कि तुम ऐसे बैठो, ये करो, वो करो, बाहर मत जाओ, क्योंकि तुम्हारी एक कंफर्ट जोन है, एक वही घर की दुनिया है जहाँ पे आपको रहना है. और एक एज है जो आपकी शादी हो जाएगी, आपको दूसरा घर संभालना है. तो उनको ना करना तो सिखाया नहीं जाता ना, जैसे उनको ढालोगे वो वैसे ही ढल जाती हैं. बिल्कुल. मैम, अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रही है अनिरुद्ध आचार्य जी की. तो उन्होंने मतलब बोला है उसमें कि अगर 16 साल की लड़की की उम्र में शादी कर दो तो वो ठीक है, अगर 25 से 30 की उम्र में शादी करेंगे तो वो कैरेक्टरलेस है. तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सोसाइटी में हमने बड़े संघर्ष के बाद औरतों ने यू नो अपने लिए एक जगह बनाई है. और ये सारे के सारे जो बिना सोचे समझे जितने भी ये यू नो आ जाते हैं ना सोसाइटी में चीजें, और इट्स वेरी डिमीनिंग ऑन द वुमेन. तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि 14-year-old गर्ल की शादी कर दीजिए. वो 14-year-old गर्ल का मतलब कि वो 8th 9th 10th में पढ़ रही है अभी, है ना? मतलब अभी उसने कुछ किया ही नहीं है. और ऑन टॉप ऑफ दैट शी इज फिजिकली not strong enough to do anything which happens post marriage. मतलब कि अभी उसके जो बॉडी के सिस्टम्स है ना वो ही नहीं है. मतलब आप ये बोल रहे हैं कि 14 साल में उसकी शादी कर दीजिए, उसके फर्स्ट पीरियड्स आएंगे तो वो यू नो बच्चा हो जाएगा. तो एक 16, 17, 18 साल की लड़की का जो एक बॉडी है वो इस तरह से इतना स्ट्रेंथ ही नहीं रखता कि वो बार बार प्रेग्नेंट हो जाए. यू नो, सो दिस इज सो बेसलेस. कुछ भी आप यू नो मार्केटिंग गिमिक के लिए या कुछ भी आप सोसाइटी में
इतनी औरतों के सामने बोल देते हैं विदाउट नोइंग कि उसका क्या आफ्टर इफेक्ट होने वाला है। जस्ट सेइंग दिस कि कोई लड़की 25 साल तक शादीशुदा नहीं है तो वो 4 जगह मुंह मार रही है, दिस इज सो मतलब आप एक लड़की को जो 25 साल तक पढ़ाई करके अपना करियर बना रही है, उसके लिए आप इस तरह के वर्ड्स का यूज कर रहे हैं जस्ट बिकॉज यू नो कि वो इंडिपेंडेंट बन रही है, जस्ट बिकॉज यू नो कि वो एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग लड़की बन रही है, एंड शी इज नॉट हियर टू टो द लाइन। वो आपके समाज में एक वो एक पिछड़ी सी जो नारी थी जिसको आप अपने गाय की तरह अपने घर के कोने पे बांध के रखते थे, कैसा भी बिहेवियर कर देते थे, कैसा भी खाना दे देते थे, वो सब अब नहीं चलेगा। एंड वी ऑल रियलाइज कि वी आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट। तो इस तरह की बातें सोसाइटी में लेकर आना, अब जब हम उन सारी रूढ़िवादी प्रथाओं को खत्म कर चुके हैं, समाप्त कर चुके हैं, आप वापस से बाल विवाह की बात कर रहे हैं, एंड इट इज इलीगल। यू कैन नॉट से थिंग्स व्हिच आर इलीगल। एंड आई ट्रूली बिलीव कि आप एक कथावाचक हैं, आप भागवत की कथा करते हैं, आप एक गद्दी है आपकी, ये सारी बातें करना बिल्कुल शोभा नहीं देता। मतलब एज अ स्पिरिचुअल गुरु आपकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप सोसाइटी को अपलिफ्ट करें, आप सोसाइटी समाज के कल्याण के लिए कुछ बात बताएं। और अगर आपको ऐसा लग भी रहा है कि आजकल के युवाओं में कुछ चीजें चाहिए आपको जो सही नहीं है, तो उस चीज की बात करिए ना। आप सारे के सारे मॉरल पॉलिसिंग लड़कियों पे लाके रख रहे हैं और उसका काज लड़कियों के गले पे काट रहे हैं कि इनकी 14 साल में शादी कर दो, काम ही खत्म हो जाएगा। मतलब दिस इज सो आई रियली डोंट नो। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की बातें बोलने का समाज में किसी को हक नहीं होना चाहिए। इस बात पे उनको बहुत पब्लिसिटी मिल रही है, ये भी गलत है, बिकॉज ये बातें बहुत ज्यादा दोहराई जा रही हैं, वो भी गलत है। और वी ऑल नो कि ये एक ऐसी सोसाइटी है हमारी जो पैट्रियार्कल है, जो मेल प्रधान सोसाइटी है। उस सोसाइटी में भी फीमेल्स आर जस्ट डूइंग देयर जॉब, लेट देम बी। उसमें भी आपको तंगी है, आप इतने इनसिक्योर हो जाते हैं उनके अचीवमेंट्स को लेकर कि आप ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं। वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते इस चीज को कि महिला हमसे बराबरी कैसे कर रही है, हमसे ऊपर कैसे जा रही है, आगे कैसे निकल के दिस इज वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स। बिकॉज अभी कुछ दिन पहले मैंने किस्सा सुना कि गुड़गांव में एक फादर ने अपनी लड़की की गोली मार के हत्या कर दी जस्ट फॉर द रीजन बिकॉज शी वाज अ वेरी प्रॉमिसिंग टेनिस प्लेयर, और वो बहुत अच्छा कर रही थी अपनी लाइफ में, जस्ट बिकॉज somebody was talking about her the way she टेनिस खेलने का अपना एक आउटफिट है, एक ड्रेस है। तो ऐसी छोटी छोटी बातों पे जस्ट बिकॉज आपकी बेटी है, आपके पास ये राइट नहीं है कि आप उसको मार सकते हैं क्योंकि वो आपकी बेटी है। मतलब आप सोचिए कि हमारा समाज किस तरह का भी सोच सकता है। वो है ना, एक होता है ना कि समाज ये घूम फिर के समाज आता जाता है कि अगर समाज में ये करेंगे तो बदनामी हो जाएगी, बेटी बाहर कैसे निकल रही है, छोटे कपड़े कैसे पहन रही है, या वो अपने सपनों को पूरा कैसे कर रही है। वो कहीं ना वो पिछला जो समाज है ना उससे रिलेटिव हो जाता है, और कहीं ना कहीं ये जो सोच है ना ये नहीं बदल पा रही है। हाँ, और मुझे ऐसा लगता है हमें काम करते रहने चाहिए सोच को बदलने में, क्योंकि इसी समाज का 50% हिस्सा तो हम भी है ना। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी लेडीज जो फॉलोवर्स हैं इन्हीं सभी स्पिरिचुअल गुरु की, वो ही ये बातें सुनती हैं और वो ही ये बातें मान भी लेती हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये तो हमारे परमात्मा ने बोला है, जबकि ऐसा नहीं है। उनको भी ये बात समझाने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि ये बातें जस्ट बिकॉज किसी स्पिरिचुअल गुरु के मुंह से निकल कर आ रही हैं ये सच नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका इक्वल राइट है टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, यू हैव द इक्वल राइट टू बी हैप्पी, यू हैव फुल राइट कि आप अपनी जिंदगी, एक जिंदगी आपको मिली है, आप जिस तरह से इसको व्यतीत करना चाहते हैं आप उस तरह से जिए ये जिंदगी। क्योंकि जब वो आजकल यही होता है कि महिला वहाँ पे जाती है, वहाँ से फिर घर पे आती है, बेटियों को दबाव में रखती है कि देखो गुरुजी ने तो ये बोला आप वैसे रहो, तो वो कहीं ना वो अपने बच्चों पे भी दबाव डालती हैं। हाँ, मतलब प्रेमानंद जी महाराज ने अपने उसमें बोला है कि मेरे टाइम पे ऐसा होता था। अरे आप ऐसी बातें कर क्यों रहे हो? वो बकायदा अपने हाथों से इशारा करके बोल रहे हैं महाराज जी की हमारे गांव में औरतें यहाँ क्या यहाँ तक घूंघट कर दी। अरे हम यहाँ नासा पहुंच चुके हैं, गाड़ियां चला रहे हैं, मतलब यहाँ तक घूंघट करके हम गाड़ियां चला ले, मतलब व्हाट आर दे टॉकिंग, व्हाट इट्स सो माइंडलेस। क्या बोल रहे हैं आप, क्या बोला रहा सोसाइटी में, क्या बताना चाह रहे हैं कि औरतें ये काम कर ले, क्यों कर ले? जस्ट बिकॉज इट इट समवेयर अपीजेस योर ईगो।
कुछ कुछ सो बेसलेस। मुझे तो ऐसा लगता है इन बातों के बारे में बात भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे उनको बेमतलब की इतनी पब्लिसिटी मिल रही है विच इज जस्ट नॉट रिक्वायर्ड। वो ना कहीं उनकी गलती है जो उनकी बात को इतना महत्व दे रहे हैं, उनको जवाब देना चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल। खुद एक महिला है। हाँ। कल को अगर उनको ही रोका जाएगा, टोका जाएगा, अगर वो बाहर जाती हैं, अपने मन की करती है, तो कल को उन्हीं के ऊपर दबाव डाला जाएगा ना। तो उनको वो अपनी सोच बदलनी है। हम और आप तो अपना काम कर ही रहे हैं, हम तो समाज में इतना बदलाव ला रहे हैं, एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो वो उनको अपनी सोच बदलने की जरूरत है। और मेरे ख्याल से महिलाओं के ऊपर जो उंगली उठती है, कहीं ना कहीं उसका बराबर का हिस्सेदार पुरुष भी है। अगर पुरुष वो काम कर रहा है तो ठीक है, अगर महिला वही काम कर रही है तो क्यों कर रही है? बिल्कुल उसको बिल्कुल वो अधिकार और नहीं मुझे दिया ऐसा लगता है एज अ स्पिरिचुअल गुरु, एज अ सामाजिक मतलब आप समाज के कार्यकर्ता ही है ना, आप समाज के अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं। आप यहाँ पर एक पॉजिटिव एंगल भी तो डाल सकते थे, आप उस क्वेश्चन का आंसर एक पॉजिटिव वे से भी तो दे सकते थे। ये भी तो बोल सकते थे कि ये सारे के सारे युवक और युवतियां मेहनत का काम कर रहे हैं, और मेहनत करते करते उनको ऐसा लगता है कि शादी कोई बड़ी बात है ही नहीं, वो तो कभी भी हो जाएगी, विच इज एब्सोल्युटली ओके। वो अपनी लाइफ में कुछ और करना चाह रहे हैं, उनको ऐसा नहीं और वैसे भी हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत आगे है। ऐसा तो कुछ नहीं है कि अगर शादी करके बच्चे नहीं होंगे तो ये पूरा का पूरा ह्यूमन रेस खत्म होने वाला है। ये कोई डायनासोर्स थोड़ा ना जो एक्सटिंक्ट हो गए, हम इतने हैं और इतने हो रहे हैं। तो उस चीज का एक वो बेस लेके लड़की की शादी, अरे वी डोंट नीड मैरिज टू कंप्लीट आवरसेल्व्स। हम अपने आप में एक कंप्लीट फॉर्म है और पूरी लाइफ एक कंप्लीट हैप्पी पर्सन जी सकते हैं विदाउट हैविंग एनी सपोर्ट ऑफ अ मैन एज अ हस्बैंड। मैम, मैं जानना चाहूंगी, कभी आपने बॉडी शेविंग को फेस किया है? क्योंकि अक्सर लड़कियों को बोला जाता है कि तुम मोटी हो, पतली हो, तो अगर आपने उसको कभी सुना हो, कभी महसूस किया हो या अपने आसपास देखा हो, तो आपने उससे कैसे फेस किया? आई ऑलवेज हैड अ हैवी लोअर बॉडी, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत बार ये बात बोली जाती थी कि वैसे तो तुम पतली हो बट तुम्हारी लेग्स बहुत हैवी है, तुम्हारी ग्लूट्स बहुत हैवी है। पहले तो लगता ही था, ऑब्वियसली जब आप छोटे होते हो आपको समझ ही नहीं होती इन चीजों के बारे में क्या बोलना है या किस तरह से रिप्लाई करना है। बट एज एन व्हेन मैंने थोड़ा स्टडी किया फिटनेस में, मैंने इतने सारे सर्टिफिकेट्स लिए, मुझे समझ आया ह्यूमन एनाटॉमी, तो मुझे पता लगा कि जो वुमेन की बॉडी है वो लिटरली क्रिएट ही इस तरह से की जाती है कि जो आपका जो लोअर बॉडी का स्ट्रक्चर हो है वो बेबी बर्थ को प्रोसेस कर पाए, आपकी पूरे सिस्टम को इस तरह से बनाया गया है, तो इसलिए आपकी लोअर बॉडी थोड़ी हैवी ही होती है। सो योर लेग्स, योर ग्लूट्स आर लिटरली स्ट्रॉन्गर देन द मेन, है ना। और इसलिए ये सब आप जब ये नॉलेज आपके पास आ जाती है, सो यू रियली नो कि ये सब जो बातें हो रही हैं आसपास आपके, ये सब गैस है। इट्स लाइक यू आर ग्रोइंग, यू आर मेकिंग रिपल्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो ये सब बातें तो इस पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। हर स्टोरी के दो साइड्स होते हैं। एक और भी साइड है कि लोग इस बॉडी शेमिंग और इस चीज का सीमा के आगे भी चले गए हैं। तो लोग क्या करते हैं, लोग पीपल हैव स्टार्टेड सेलिंग ओबेसिटी इन द नेम ऑफ बॉडी शेमिंग। वो भी गलत है। मतलब आप बहुत ही मोटे हो जाएं, आप उसके बाद कोई कंसिस्टेंट डाइट नहीं फॉलो कर रहे हैं, कुछ न्यूट्रिशन प्लान नहीं ले रहे हैं, कोई वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि मैं इतनी ही मोटी हूँ और मुझे अपने आप को ऐसे ही एक्सेप्ट करना है और मैं अपनी लाइफ में कोई चेंज भी नहीं कर पाऊंगी। सो यू गोइंग इन फॉर लॉट ऑफ डिजीजेस विच आर कमिंग योर वे। ओबेसिटी एक बीमारी ही है। ओबीज इज लाइक आप अपनी बॉडी में इतना एक्स्ट्रा वेट कैरी कर रहे हैं जितना आपका जॉइंट्स नहीं उठा पा रहे हैं, तो उसके बाद आपकी जॉइंट पेन शुरू हो सकती है, अर्थराइटिस हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आपको फेस करना पड़ सकता है। सो बॉडी शेमिंग ऑब्वियसली इज रॉन्ग, बट selling obesity in the name of body shaming, that's equally wrong. So just saying कि मैं इतनी ही मोटी हूँ और मैं अपने आप को ऐसे एक्सेप्ट कर रही हूँ और उतना ही गलत खाना खाती रहूंगी, उतना ही गलत लाइफस्टाइल में रहूंगी और कुछ नहीं करूंगी, एंड आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज दिस इज ऑल्सो नॉट राइट। आप इसको भी सेल नहीं कर सकते हो, बिकॉज like I said, your body is like your temple. आप जितना उसके लिए कर सकते हो वो करिए, and then you can say कि मैं हर कोशिश कर रही हूँ, मैं अपने बॉडी के लिए जितने पॉजिटिव स्टेप्स ले सकती हूँ वो ले रही हूँ, और उसके बाद भी अगर मेरा शरीर ऐसा है, then it's okay, then I accept myself. So there is a very thin line there, but उसको क्रॉस नहीं होना चाहिए। आजकल क्या है ना कि लड़कियां भी एक दूसरे को देख के क्या पिंच करती हैं कि अरे देखो ये तो मोटी है, पतली है, ज़्यादा पतली हो गई है, खाना वाना नहीं खाती हो क्या? तो क्या आपस में ऐसे कमेंट करना ठीक है? सी, जब तक ये फनी चल रहा है, फन में चल रहा है तो बहुत सही है। मतलब फन में आप नॉर्मल एक दूसरे को पुलिंग लेग पुलिंग चलती रहती है, दैट्स ओके। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके इन कमेंट्स का किसी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, तो यू शुड माइंड योर वर्ड्स। मतलब आप
एक आधी बार आपने बोल दिया जस्ट लाइक दैट, इट्स ओके। बट अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि उसकी फिजिक ही ऐसी है कि वो जितना भी खा ले उसकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म इस तरह से फंक्शन करता है कि उसका बॉडी में वेट गेन नहीं होता है, देन एब्सोल्युटली ओके। हु आर यू टू कमेंट? Like I said, who are you to comment and who are you to certify a person on कि ये बॉडी सही है? आप अपने शरीर पे काम करिए, वो अपने शरीर पे काम कर रहे हैं। सो यू नो यू आर नो वन टू से कि आपकी बॉडी ऐसी है और ऐसी होनी चाहिए। आप हमें किसी से कोई वो जरूरत नहीं है कि किसी का अप्रूवल चाहिए कि हमारी बॉडी कैसे होनी चाहिए, लेकिन आप खुद अपने लिए कंप्लीट होने चाहिए। आपको खुद अपनी बॉडी अच्छी लगनी चाहिए, आपको खुद ये फील आनी चाहिए कि मैं आज जैसी हूँ आई एक्सेप्ट, लेकिन इससे बेहतर हो जाऊँ उसके लिए मुझे काम करना है। आपको क्या लगता है टीवी सीरियल या बॉलीवुड में लड़की लंबी गोरी पतली ही होना जरूरी है? अगर वो दूसरे फिगर की है या दूसरे उसकी है तो उसको साइड रोल दिया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि लड़की का 0 फिगर होना ज्यादा जरूरी है? आप क्या सोचती हैं इस मामले में? बिल्कुल भी नहीं। आई एम समवन हु वुड से कि मैं अपने बहुत सारे फिटनेस के जितने भी वो होते हैं ना लेक्चर्स बोल दीजिए या फिटनेस की टॉक्स बोल दीजिए, उनमें मैं हमेशा ये बात सबसे पहले बोलती हूँ कि आप में से अभी भी ऐसे कुछ लोग हैं क्या जो फिटनेस को 6 पैक एब्स से कंपेयर कर रहे हैं, जिनको ऐसा लग रहा है कि मैं इस तब फिट हो जाऊंगा जब मेरे 6 पैक एब्स आ जाएंगे? क्योंकि आपका उस चीज से कोई फिटनेस का उस बात से कोई लेना देना नहीं है। सो जस्ट थिंकिंग ऑन दीज लाइंस, जैसे अभी आपने बोला कि ये इस बात का फिटनेस से लेना देना है ही नहीं। ये मार्केट के कुछ मार्केट या हमारे सोसाइटी के कुछ बहुत सारे मिथ्स हैं एंड वी हैव टू फेस देम एंड यस वी हैव टू कम आउट ऑफ इट इन द सेंस। बट आई फील वेरी हैप्पी कि अब बॉलीवुड में ऐसा नहीं है। यू वुड सी दैट लॉट ऑफ रोल्स आर कमिंग टू द गर्ल्स हु आर डस्की। तो अब एक डस्की गर्ल को भी सेलिब्रेट किया जा रहा है, विच इज वेरी गुड। पहले ऐसा था कि सिर्फ वो फेयर एंड लवली मार्केट में बेची जा रही थी, बट आई एम वेरी हैप्पी कि वो सारे के सारे चेंजेस जो हम लोगों की सोच में आ रहे हैं एज अ सोसाइटी, वो हमारे स्क्रीन पे भी हमें दिख रहे हैं। लॉट ऑफ गर्ल्स ऑफ ऑल शेप्स एंड साइजेस आर कमिंग एंड दे आर गेटिंग गुड रोल्स। सो ये चाहिए, क्योंकि ये जो सिनेमा है ये आपकी सोसाइटी का ही तो एक व्यू पॉइंट है। तो जो आपके सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं वो डेफिनेटली उसमें आने चाहिए, बॉलीवुड में या शोज में या सीरियल्स में दिखने चाहिए। हमने डबल एक्सेल जैसी मूवी देखी है और उसमें बॉडी पॉजिटिव को लेकर बात की है। क्या आपने वो मूवी देखी है? I'm sorry, I'm not a movie person. I don't get time to see a lot of movies. बट उसमें ना ये ये बहुत अच्छी चीज है कि हम जैसे हैं हमें वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ. क्योंकि हमें खुद से भाई अपनी जैसे कि हम जैसे हैं हमें वैसे एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इम्प्रूव नहीं करना है अपने आप को। कहीं ना कहीं वो इम्प्रूव करने की चाह भी होनी चाहिए, तभी तो आप ग्रो करेंगे। अगर आप अपनी बॉडी में या आप अपने लाइफ में या अपने ग्रोथ साइकिल में या अपने करियर साइकिल में आप अगर ये सोच लें कि आज जो है बस मुझे यही चाहिए और ये हो गया, तो आप आगे ग्रो कैसे करेंगे? ऑब्वियसली आपकी एस्पायरेशंस होनी चाहिए ना कि मेरे को वो पोजीशन चाहिए। उस पोजीशन के लिए आपको थोड़ा और काम करना पड़ेगा। सो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे और चैलेंजेस आते रहेंगे। तो मेरा मतलब ये है कि जो आप हैं ऑब्वियसली आप एक्सेप्ट करिए, खुश रहिए, लेकिन आगे बढ़ने की चाह ही तो आपको एक ह्यूमन बर्थ है। आपका पर्पस, आपका लाइफ का पर्पस आगे बढ़ते रहना, कुछ करते रहना, कोई लाइफ का एक पैशन फॉलो करना, यही तो है लाइफ। अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते और जो आपके पास मिला है उसको लेकर ही ऐसे बैठ जाएंगे तो व्हाट्स द फन इन लाइफ? हर दिन कुछ एक नया सा प्रॉब्लम आए, उसको आप सॉल्व करो, उसके बारे में सोचो। दिस एवरी डे इज लाइफ एंड दैट एवरी डे काउंट्स। मिस यूनिवर्स जैसी संस्था है ब्यूटी या लुक्स पे नहीं बल्कि उनके आत्मविश्वास पे काम करती है। वो जो उनकी खूबसूरती है वो वही देखती है। तो आपको क्या लगता है कि हमारा जो मैसेज है क्या वो हम समाज तक पहुंचा पा रहे हैं? बिल्कुल पहुंचा पा रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस भी आ रहे हैं, बट इट्स अ लॉन्ग वे। यू कैन नॉट जस्ट से दैट सोसाइटी हैज चेंज, बिकॉज हमसे बहुत ज्यादा डेवलप्ड नेशंस जो हैं यूएस यूके, वहां पर भी बहुत सारे अभी ऐसे केसेस सुनने को आते रहते हैं। मतलब इट्स अ कंटिन्यूअस एफर्ट विच हैज टू गो। और हमें भी पता है कि हमारे कितने ऐसे ग्रास रूट लेवल्स पे ऐसे कितने रीजन्स है जहाँ पे हमें बहुत काम करने की जरूरत है। मध्य प्रदेश और ऐसे बहुत सारे ट्राइबल एरियाज है जहाँ पर हमें एजुकेशन को, डेवलपमेंट को, ग्रोथ को, ये सारी चीजें जो जिनके बारे में हम आज बात कर रहे हैं उन्होंने शायद इन बारे में सोचा भी नहीं है, सुना भी नहीं है। तो उन सारी जगह पे जाकर वहां पर लोगों को जीविका देना, वहां पर लेडीज को ये बताना कि
यू कैन बी an अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली। आपके पति नहीं, आपकी भी जिम्मेवारी है अपने घर के लिए कमाना, और आप कमा सकती हैं पूरा दिन, आप अपने हाथों से, अपने शरीर से कुछ और काम भी कर सकती हैं। सो चाहे वो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स के थ्रू हो या किसी भी थ्रू काम के थ्रू हो। सो आई थिंक यस, अ लॉट नीड्स टू बी डन। बहुत काम की जरूरत अभी है, बट हाँ, बहुत काम हो भी चुका है। आपने बताया आपकी प्यारी सी एक बेटी है, हाँ। तो मतलब जो पुरानी सोच है उसको अलग रख के आप उनको कैसी परवरिश देती हैं, उनको क्या समझाते हैं कि आने वाले समय में आपको ऐसे बनना है और लोगों की मदद करनी है? सो टू बी वेरी फ्रैंक, मेरी बेटी तो मेरी फ्रेंड जैसी ही है, और मुझे उसको ऐसा कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। इनफैक्ट वो मुझे बहुत ज़्यादा समझाती है। मेरी ड्रेसिंग सेंस पे बहुत सारा काम मेरी बेटी का होता है। इनफैक्ट ये जो मेरा हेयर कट है, वो भी नया हेयर कट उसी ने मेरा करवाया है, बिकॉज आई हैड दिस वेरी लॉन्ग हेयर एंड शी विल कीप टेलिंग मी कि मम्मी कुछ डिफरेंट कराइए ना, आपके फेस से एकदम ऐसे लॉन्ग हेयर आ जाता है, आपको एक हेयर कट ऐसा करवाना चाहिए जो आपके फेस को ग्रिप करे और कट दे आपको। शी इज द वन हु डिजाइन्स माई क्लोथ कि आज आप ये डालना, आज आप ये डालना, आप ऐसे ड्रेसअप हो, ये अच्छा नहीं लगता है मम्मी, यू हैव अ लॉन्ग नेक, तो आपको ऐसे नेक लाइंस डालने चाहिए जो आपकी लॉन्ग नेक को एसेंचुएट करे। तो मुझे ऐसा लगता है आजकल के यंग लोग इतने अमेजिंग है ना, उनके साथ हाथ में हाथ खड़ा होकर चल के तो देखिए, मस्ती तो करिए, आपको ऐसा कहीं लगेगा ही नहीं कि दे आर लैकिंग समथिंग या आपको उनको कुछ समझाने की जरूरत है। हमसे बहुत ज्यादा अच्छा सोचते हैं, हमसे बहुत ज्यादा पॉजिटिव माइंडसेट के बच्चे हैं हमारे देश के, और ये बहुत बढ़िया बात है क्योंकि उनके अंदर एक अमेजिंग मिक्स है। उनके अंदर हमारे कल्चरल वैल्यूज भी है और उसके साथ साथ ये जितना मॉडर्न चेंजेस आ रहे हैं ना, वो भी है। तो वो दोनों का जो एक मिश्रण उनके अंदर आ रहा है, आई एम अमेज्ड एंड आई नो कि ये वाला जो यूथ है बहुत सारे चेंजेस लेकर आएगा और हमारे देश को एकदम डेवलप्ड नेशन की तरफ लेकर जाएगा। उनको एक छोटे से सपोर्ट की जरूरत है, वो एज अ फैमिली हमें देना चाहिए। एसिड अटैक्स जैसे अपराध हो रहे हैं, क्या आपको लगता है वो कहीं ना कहीं लड़की ना कर देती है या अपनी मर्जी रखती है, तो क्या वो कानून की गलती की वजह से है या समाज की जो सोच है वो कहीं ना कहीं वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती है कि लड़की ना भी कर सकती है? एग्जैक्टली वही हमने अभी इससे थोड़ी देर पहले वो स्पिरिचुअल गुरुज की बात की। ये जो सोसाइटी की ये सोच है ना कि ये लड़की हमसे आगे कैसे निकल गई, वो इनसिक्योरिटी कि मैं एक पुरुष हूँ और ये एक लड़की होकर ना कर रही है मुझे, सो वो वाली जलन, वो वाली चिड़न जब लोगों से बर्दाश्त नहीं हो सकती तो उनको ऐसा लगता है कि हम इसकी लाइफ बर्बाद कर दें, एंड दिस इज सो हिनियस एज अ क्राइम। और मुझे लगता है कि एसिड अटैक की जो सजा है इट शुड बी इक्विवेलेंट टू हैंग, मतलब वो आपने दूसरे की जिंदगी बर्बाद कर दी है और उसके लिए आपको सिर्फ 5-10 सालों की सजा नहीं होनी चाहिए, यू शुड बी हैंग्ड। आपका क्राइम इतना हीनियस है कि वो हर दिन उस क्राइम को फेस कर रहा है बंदा। इट शुड बी इक्विवेलेंट टू मर्डर। अब मुझे ऐसा लगता है कि इससे बुरा क्राइम नहीं हो सकता। आप किसी का जिस तरह से वो दुनिया में आया है, जिस तरह से उस दुनिया को देखता है, जिस तरह से वो अपने आप को देखता है, आपने उस चेहरे को बिगाड़ने की कोशिश की है, दिस शुड बी इक्वल टू मर्डर। मुझे तो ऐसा लगता है दिस गाय, द पीपल हु डू दिस काइंड ऑफ अ क्राइम शुड बी हैंग्ड। और इसका डेटरेंस इतना स्ट्रांग होना चाहिए ना कि कोई ऐसा कदम उठाने से पहले 100 बार सोचे, मर जाए वो पहले ये सोचने से कि मैं ये ऐसा कर सकता हूँ। ये लोग इस तरह के कदम उठा पाते हैं और उसके बाद भी समाज में घूम पा रहे हैं, ये हमारे समाज का एक बहुत बड़ा फेलियर है कि इतनी गंदी मानसिकता को उसी तरह इतने स्ट्रांग डेटरेंस के साथ अटैक करना चाहिए कि कोई दूसरा ऐसी चीज के बारे में सोच भी ना पाए। इट शुड बी हिनियस एंड इट शुड बी मोर दिस थिंग देन इवन अ रेप। मुझे ऐसा लगता है ये रेप और ये एसिड अटैक दे आर ऑल इक्विवेलेंट। आप कहीं ना कहीं वुमेन की एक जो पहचान है उसको मिटाना चाह रहे हैं और उसकी ब्यूटी को उसके अगेंस्ट यूज करना चाह रहे हैं, उसकी वर्जिनिटी को उसके अगेंस्ट डालना चाह रहे हैं। सो इट्स ऑल इन अ वे आप सोसाइटी में वुमेन फोक को दबाना चाह रहे हैं। ये दिखा रहे हैं कि तुम तो बहुत ही पिछड़ी हो और हम पुरुष प्रधान हैं और तुम हमारे आगे बोल नहीं सकती हो। इस सोच को मिटाना है हमें, और इस सोच को मिटाने के लिए सिर्फ हमारी ताकत नहीं लगेगी, एक वेरी स्ट्रॉन्ग जुडिशियल स्ट्रक्चर, एक वेरी स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस लगेगी कि लोग डरें इस तरह के क्राइम करने से। सो हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिमिनल प्रोटेक्शन चाहिए इसके अगेंस्ट कि लोग इस तरह का क्राइम करके बच के नहीं जा सकते। सिरोज टीवी को कुछ कहना चाहेंगे? आप हमसे मिली और
हमारे बीच में बैठी हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। आप जिस द मोमेंट आई हैव अराइव्ड टिल दिस टाइम, मुझे आप लोगों से सब बातें करना, आप सबके बारे में सुनना कि कैसे कैसे आप लोगों ने अपने लिए स्टैंड लिया है और किस तरह से इतने सालों से आप लोग काम कर रहे हैं। आई एम रियली प्राउड ऑफ शिरोज टीवी, शिरोज कैफे और जितने भी इनिशिएटिव्स आपने मुझे दिखाए, बहुत अच्छा लगा। लिटरली मुझे ऐसा लगा कि एक अलग लेवल की हिम्मत चाहिए इस तरह से जीने में, और आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल एंड आई एम सो थैंकफुल कि आप हमें एक जीवन को देखने का, जीवन को जीने का एक जो अलग सा नजरिया मुझे आज मिला है आप लोगों को के साथ बैठ के, बहुत अच्छा लगा, दिल से अच्छा लगा। जब शिरोज टीवी की तरफ से आपको इनविटेशन कार्ड गया, सबसे पहला पॉइंट क्या था कि मुझे यहाँ जाना चाहिए? Actually, the moment Urvi called me and she told me कि मीनल हम इस तरह से काम करते हैं और हम आपको बुलाना चाहते हैं, my first thing was absolutely I want to do it। मतलब ये you know all these initiatives are very close to my heart। I think मैंने कुछ सोचा ही नहीं, it's just that it just was like absolutely I want to just do it, let's do it। बहुत मजा आया आपके साथ और मुझे ऐसा लगता है कि इसी पैशन के साथ, इसी भावना के साथ आप बस अपना काम करते चलिए और देखिए फिर आप समाज में कितना चेंज ला सकते हैं। आप कोई मैसेज, जो आज की जो महिला हैं, जो गर्ल्स हैं, वो हमारा जो ये पॉडकास्ट देख रही हैं, तो उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि वो कुछ आगे बढ़ना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, या कुछ भी हेल्दी है तो जिम जाना चाहती हैं, तो उनको अगर एक लाइन में कुछ मैसेज देना चाहेंगे वो अपनी लाइफ में कुछ? सो आई वुड रियली वांट टू टेल यू ऑल कि आप जिस चीज में बिलीव करती हैं ना, सबसे पहले वो बिलीव अपने अंदर ले आइए। वंस यू स्टार्ट बिलीविंग इन यू एज अ पर्सन कि मैं ये कर सकती हूँ, तो आप वो कर सकती हैं। आपको अपने आप को किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपना पैशन, अपने इंट्यूशन, अपनी गट फील को सिर्फ समझने की जरूरत है और फिर लग जाइए, फिर मुड़ के मत देखिए एंड देन सी द होल वर्ल्ड इज योर्स। आप कुछ भी कर सकती हैं, जस्ट हैव दैट फर्म फेथ एंड बिलीव इन योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। आशा करते हैं कि हमारे ऑडियंस को भी हमारी बात अच्छी लगी होगी और बहुत कुछ उन्होंने सीखा होगा। मैंने तो आज बहुत कुछ सीखा और शायद उस चीज़ को आगे भी फॉलो करूँगी। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आगे हम ऐसी बहुत सारी कहानियाँ लेके आएंगे आपके सामने। आशा करते हैं आप ऐसे जुड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।